हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में जिस कहानी को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है गार्सिया मार्केस की लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। बहुत लंबे टाइम से रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके आओ, आप खाली शॉर्ट्स बना रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, इसको आज कवर करते हैं। बाकी ये दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में मैं 60% कवर कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में मैं रिमेनिंग 40% कवर करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी 60% कहानी पढ़ी है, तो इसलिए बना रहा हूँ 60% पहले पार्ट में, रिमेनिंग 40% पढ़ लूँगा, वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब कहानी में है क्या। कहानी की स्टार्टिंग का जो सीन है वो एक डेथ सीन है। डेथ सीन कैसे है कि एक कमरे में एक आदमी की बेड पे लाश पड़ी है, बेड पे उसकी लाश पड़ी है, और बेड के साथ ही एक चेन बंधी हुई है उसके कुत्ते की, और वहां पे उसका कुत्ता भी मरा पड़ा है। ग्रेट डेन है। और पास में साइनाइड के वेपर्स की स्मेल आ रही है, साइनाइड की वेपर्स की स्मेल आ रही है। और उस कमरे में एक जूनियर डॉक्टर है और एक पुलिस ऑफिसर है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं कि ये डेथ का कॉज क्या है, क्या ये आदमी का मर्डर हुआ है या फिर इसने सुसाइड किया है। अभी वो क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। इतने में क्या होता है, उस कमरे में एक सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं। उस सीनियर डॉक्टर का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इनका बड़ा रोल है इस कहानी में। डॉक्टर उर्बिनो, डॉक्टर उर्बिनो। अब डॉक्टर उर्बिनो वहां आते हैं। अब वो जिस आदमी की डेथ हुई है उसका नाम एमोर है, वो एमोर के दोस्त हैं। एमोर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो एक तरीके से उनका पर्सनल लॉस भी है क्योंकि दोस्त मरा है। अब पोस्टमार्टम होना है, लेकिन पोस्टमार्टम होने से पहले उनको एक चिट्ठी मिल जाती है। तो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं चिट्ठी मिली है इनके पास से, एमोर के पास से, तो आप चिट्ठी पढ़िए और ये चिट्ठी आपके नाम पे ही है, लिखा भी हुआ है कि डॉक्टर उर्बिनो के नाम पे है, उन्हीं को चिट्ठी मिलनी चाहिए। अब डॉक्टर उर्बिनो जब चिट्ठी पढ़ते हैं तो उनको डेथ का कॉज मालूम पड़ता है। अब जैसे ही डेथ का कॉज मालूम पड़ता है तो बड़े हैरान होते हैं, और बड़ी हैरानी वाली बात है भी कि मैंने भी पहली बार ऐसा देखा कि इस वजह से भी डेथ हो सकती है। वो वजह क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एमोर के बारे में जानना पड़ेगा। एमोर वही आदमी है जिसकी डेथ हुई है, याद रखिएगा, नाम भूल जाता आदमी, मैं भी भूल जाता हूँ। एमोर जो है एक दिन अपनी पार्टनर के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वहाँ बीच पे लेटा होता है। हम पीछे जा रहे हैं, एमोर की कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। तो बीच पे लेटा हुआ है अपनी पार्टनर के साथ, और वो 49 ईयर्स का है, 49 ईयर्स का है, 50 का होने ही वाला है, कुछ दिन में 50 साल का हो जाएगा। तो वो अपनी पार्टनर से बात कर रहा है। उसकी पार्टनर कहती है, इस बार तुम 50वें जन्मदिन पे क्या करोगे भाई, अब तो 50 साल के हो रहे हो, तो अब यहाँ से तो ओल्ड एज की तरफ तुम प्रोग्रेस करोगे, तो क्या करोगे 50 साल पे, कुछ स्पेशल करोगे। वो कहता है, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा कभी, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। अब उसे लगता है कि शायद ये कोई मेरी बात का बुरा मान गया। भाई किसी को भी आप कह दे कि आप बूढ़े होने जा रहे हैं तो आदमी बुरा मान जाता है, तो उसको लगता है कि ये बुरा मान गया कहीं मेरी बात का। तो कहता नहीं नहीं, बात वो नहीं है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। वो कहती है, अच्छा शायद डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, नशे छोड़ दोगे, कोई सर्जरी करवाओगे। वैसे अच्छी बात है, बढ़िया बात है भाई, तुम ध्यान रखोगे अपना, एंटी एजिंग लाइफस्टाइल जियोगे, क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। वो कहता अभी भी नहीं समझी तुम, मैं बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। उसको बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो चेहरा देखती है, चेहरे पे एक अजीब सी उसके वो है, एक अजीब सा एक्सप्रेशन है। अब मैंने बोला था 49 का है, 50 साल का होने वाला है एमोर। 50 साल का जब वो होने वाला है, ठीक एक रात पहले वो चेस खेल रहा है अपनी पार्टनर के साथ। अब एमोर के बारे में एक चीज थी कि एमोर कभी भी चेस में हारा नहीं। बड़े बड़े दिग्गज आए लेकिन वो हारा नहीं। कहते हैं एक बार एमोर ने 40 लोगों के साथ एक साथ चेस खेला है, 40 लोगों के साथ। अब सोचिए 40 चेस बोर्ड रखे हैं और 40 ओपोनेंट है, अकेला खेल रहा सबके साथ, 40 के साथ। एक चाल चली,
एक के साथ दूसरे के साथ दूसरी चाल चली, तीसरे के साथ तीसरी चाल चली, ऐसे पूरा 40 के साथ खेलेगा। अकेला खेल रहा है लेकिन जीत गया, 40 के 40 को हरा दिया एमोर ने। तो एमोर उस एरिया में बड़ा फेमस था। ये कहानी कैरेबियन आइलैंड्स की है, सेंट्रल अमेरिका। कोई नहीं हरा पाया उसको, एमोर को। लेकिन आज रात ऐसा लग रहा है गेम को देख के कि वो चेस का गेम हार जाएगा। अगली 2-3 चालों में गेम खत्म है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। रात का टाइम है, 9-10 बजे हैं। एकदम से गेम छोड़ देता है बीच में, और 12 बजे उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 50वां जन्मदिन है। तो 9 बजे के आसपास ये चेस खेल रहा है, बीच में छोड़ देता है और कहता है उससे, अपनी पार्टनर से, कि अब तुम जाओ अपने घर, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। वो जानती भी है कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप वहां से अपने घर चली जाती है। घर उसका दूर होता है वहां से, वो अपने घर निकल जाती है। उसके बाद जब वो चली जाती है तो उसी रात, देखिए रात को 12 बजे नया दिन लग जाएगा और 50 साल का हो जाएगा। तो ठीक 12 बजे से पहले करीबन 11:30 पौने 12 के आसपास साइनाइड खा के वो सुसाइड कर लेता है। और खुद नहीं मरता अकेला, उसका कुत्ता होता है ग्रेट डेन, उसको भी साइनाइड खिला देता है और कुत्ता ही मर जाता है। अब रीजन पता है क्या था? उसका रीजन ये है कि वो बूढ़ा नहीं होना चाहता था। उसको बुढ़ापे से एक अजीब सी रिजेंटमेंट थी, कह सकते हैं नफरत थी या डर था, जो भी था। पसंद नहीं था उसको बूढ़ा होना, लेकिन वो बूढ़ा नहीं होना चाहता था। यही उसका मतलब था जब उसने अपनी पार्टनर को ये बात बोली थी कि मैं बूढ़ा होकर नहीं मरूंगा। तो 50 साल का होने से पहले ही, कुछ मिनट्स पहले ही सुसाइड कर लिया। ये सारी बातें उसने अपनी पार्टनर को बता रखी थी और ये सब उसने लेटर में लिख दिया डॉक्टर उर्बिनो के लिए। अब डॉक्टर उर्बिनो वहाँ खड़े हैं, उसकी लाश के पास खड़े हैं और लेटर पढ़ रहे हैं कि दोस्त मेरा चला गया और ये वजह है। तो उनको बड़ा दुख होता है कि सुसाइड किया भी तो इस वजह से किया। तो उसकी बेवकूफ़ी भी बड़ा उनको वो आता है। एक तो दर्द है उनके अंदर, पर्सनल लॉस है, दोस्त है उनका वो, और दूसरा बेवकूफ़ी पे उसकी उनको गुस्सा भी आ रहा है, क्या बेवकूफ़ी भरा स्टेप लिया उसने। खैर अब उनको मालूम पड़ गया कि मर्डर तो नहीं हुआ है, उनको समझ में आ गया रीज़न क्या था। तो चिट्ठी बंद करते हैं, जेब में रखते हैं, और वहाँ पे वो जो जूनियर डॉक्टर होता है और जो वहाँ पुलिस ऑफिसर उनको बोलते हैं कि ये केस क्लोज्ड है, मुझे मालूम है क्यों डेथ हुई है। ठीक है, अब वो निकल जाते हैं उसकी पार्टनर से मिलने, एमोर की, क्योंकि उस चिट्ठी में ये भी था कि उसको पार्टनर से मिलने जाना था। उसने लिखा था एमोर ने कि डॉक्टर उर्बिनो आप मेरी पार्टनर से मिलने जाना, कि कुछ बातें थी जो उनको करनी थी डॉक्टर उर्बिनो को। वहाँ पहुँच जाते हैं और शहर के बाहर एक दूर दराज इलाके में, स्लम टाइप का एरिया, झुग्गी झोपड़ी टाइप का है, वहाँ जाते हैं डॉक्टर उर्बिनो। और डॉक्टर उर्बिनो को इस चीज़ की हैरानी होती है कि यार ये इतने सालों तक, मतलब 20-25 साल से मेरा दोस्त है, उसका उसके साथ रिलेशनशिप है, लड़की के साथ, उस लेडी के साथ, पर मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। बड़ा कमाल की बात है यार ये तो। देखिए मतलब 20-25 साल की दोस्ती है, रोज चेस खेलते थे उसके साथ, रोज मिलना उठना बैठना था, भनक भी नहीं हुई कि इस तरह से उसका एक सीक्रेट रिलेशनशिप है एमोर का। वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं तो लेडी दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो समझ जाती है कि एमोर अब नहीं रहा, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें पता थी कि एमोर ने लेटर लिखा है डॉक्टर उर्बिनो के लिए, डॉक्टर उर्बिनो आएंगे, लेटर में लिखा था वो तभी आएंगे। उसको पता था कि कहीं ना कहीं डेथ हो चुकी है एमोर की। तो 1 मिनट के लिए तो चेहरे पे अजीब सा एक्सप्रेशन है उसका, मतलब एक मेलनकली टाइप की, दुख भरा एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसका जो लवर है, आशिक है, वो नहीं रहा एमोर। डॉक्टर उर्बिनो झोपड़ी टाइप की उसमें रहती थी, वो दरवाज़ा खटकाते हैं, अंदर जाते हैं। वो बताती है कि ये उसने डिसाइड किया हुआ था पहले ही, जब मैं वहाँ से बीच से वापस लौटी थी, उसने मुझे अपना सारा बताया था कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता अपना 50वां जन्मदिन, आई वॉन्ट टू गो विदाउट एनी रीज़न। उसकी लाइफ में प्यार था,
उसके पास पैसा भी ठीक था, हेल्थ भी अच्छी थी, बट फिर भी, इसलिए मैंने बोला बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे, मैंने नहीं पढ़ा कभी ऐसा। खैर जो भी है, वो बताती है कि मुझे एक बात और बोली है कि मुझे किसी भी तरह का ग्रीफ शो नहीं करना, कोई शोक या मातम नहीं मनाना, उसने ये बात भी बोली थी। और मुझे उसका फ्यूनरल अटेंड नहीं करना, जो उसका अंतिम संस्कार है वहां भी नहीं जाना, मुझे फ्यूनरल में नहीं जाना, उसने बात बोली थी। और तुम अपनी लाइफ जीनी है, तुम अपनी लाइफ जियो और खुश होकर जीना, मेरे को लेके याद मत करती रहना, परेशान मत रहना, मेरे को लेके शोक मत बनाना, ग्रीफ नहीं। तो कहती है ये बात भूल के गया मुझे, बहुत स्ट्रेंज था। अब क्या बोले डॉक्टर ऑरबिनो, वापस आ जाते हैं। तो यहां से कहानी की शुरुआत हुई है, ये पहला सीन है एमोर का। और हमें मालूम पड़ा कैरेक्टर के बारे में, डॉक्टर ऑरबिनो। डॉक्टर ऑरबिनो बहुत सेंट्रल कैरेक्टर है, आगे कहानी इनके अराउंड घूमेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर ऑरबिनो के बारे में। अब डॉक्टर ऑरबिनो अपने घर पहुंचते हैं, डॉक्टर ऑरबिनो के घर के बारे में मालूम पड़ता है। डॉक्टर ऑरबिनो बड़े पहुंचे हुए हैं उस पूरे शहर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं, पैसा भी है, बढ़िया है लाइफ उनकी। और 81 ईयर्स के हैं, 81 ईयर्स के होने के बावजूद भी बड़े एक्टिव हैं, रोज काम पे जाते हैं, मरीज देखते हैं, और लाइफस्टाइल उनकी अच्छी है, रिलैक्स करते हैं। लेकिन 81 के हैं तो शरीर कमज़ोर तो हो जाता है 81 तक, फिर भी अपनी एज के हिसाब से बहुत ठीक है। लेकिन उनके घर में क्या था, जानवर बहुत थे, पहले तो बहुत जानवर थे, लेकिन उनकी जो वाइफ होती फर्मिना, अब ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है कहानी का, फर्मिना। डॉक्टर ऑरबिनो की वाइफ है फर्मिना। डॉक्टर ऑरबिनो है 81 ईयर्स के और फर्मिना अराउंड 72 ईयर्स की है, ठीक है। यहाँ पे भी कहानी में डॉक्टर ऑरबिनो के घर में पहले बहुत सारे जानवर थे जब शादी हुई थी शुरू में, क्योंकि फर्मिना को जानवर बहुत पसंद थे। लेकिन धीरे धीरे सारे जानवर वहां हटा दिए जाते हैं, सिर्फ एक तोता बचता है, एक तोता। और वो तोता बोलने वाला है, सब कुछ सीख जाता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली बातें करता है उसी जुबान में, जैसे आप बोलेंगे वैसी बातें करेगा। तो तोता एक दिन उड़ के सामने पेड़ पे बैठ जाता है, आम का पेड़ होता है, ऊपर बैठ जाता है ऊंचा। तो डॉक्टर ऑरबिनो देख रहे होते हैं, उसको पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है गिरने की वजह से। एज है 81 है, काफी हाइट से गिरते हैं। लेकिन जब गिरते हैं तो घर में चीख चिल्लाहट मच जाती है। तो जो फर्मिना उनकी वाइफ है, रसोई में होती है, भागती हैं, देख के भागती हैं। तो जो उनके प्राण है, जो उनकी डेथ है, वो फर्मिना की गोद में होती है, जिसको देखते हैं। लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट डॉक्टर ऑरबिनो का फर्मिना की तरफ, उसकी आंखों में देख के कहते हैं, एक बात याद रखना फर्मिना, ओनली गॉड नोज दैट हाउ मच आई हैव लव्ड यू। बड़ी पावरफुल लाइन है, मतलब मैंने इस लाइन को पढ़ा, मैंने कहा यार गार्सिया मार्केज ग्रेट है। कहते हैं डॉक्टर ऑरबिनो अपनी वाइफ को, फर्मिना को, उसकी गोद में मर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, 81 ईयर्स के, वाइफ 72 की है, ओनली गॉड नोज दैट हाउ मच आई हैव लव्ड यू। ये कह के उनकी डेथ हो जाती है। अब फर्मिना बहुत परेशान है, दुखी है, हस्बैंड की डेथ हो गई, 81 के थे, शी 72। तो बुढ़ापे में अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। तो होता क्या है कि अब अकेले करना है सब कुछ, उनके ऐसे कोई रिश्तेदार वगैरह थे नहीं वहाँ पे, ठीक है। क्या अरेंजमेंट हो जाता है, फ्यूनरल का टाइम आता है, फ्यूनरल के टाइम में बारिश हो जाती है, काफ़ी कीचड़ वगैरह भी हो जाता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं, फ्यूनरल हो जाता है डॉक्टर ऑरबिनो को। और मैंने बोला था बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े फेमस लोग आए हैं, भीड़ है काफ़ी। बट फर्मिना ने काफ़ी अच्छे से उसको पूरे को अटेंड किया। लेकिन अब होता गया, कहानी में एक जो बड़ा ट्विस्ट है यहाँ से स्टार्ट होगा। जब घर आती हैं वापस, फ्यूनरल हो चुका है, तो दरवाजे पे जब सब चले जाते हैं, वो देखती हैं एक बंदा खड़ा है। अब ये बंदा सेकंड स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर है कहानी का। इनफैक्ट सारा जो कहानी है पूरी की पूरी, वो इसी इस बंदे के राउंड घूमेगी, सारी कहानी इसी के राउंड है।
फ्लोरेंटिनो, इसका नाम है फ्लोरेंटिनो। ये दरवाजे पे खड़ा है। अब सब जा चुके हैं, जितने भी वहाँ मेहमान थे और रिश्तेदार थे सब चले गए, फ्यूनरल हो गया है, उसको दफना के उनको आ गए डॉक्टर उर्बिनो को। तो दरवाज़ा बंद कर रही होती हैं, सब चले गए हैं, रात का टाइम हो गया है। तो फर्मिना दरवाज़ा बंद करती हैं तो सामने खड़ा है फ्लोरेंटिनो। फ्लोरेंटिनो फ्लोरेंटिनो 75 ईयर्स का है। अब कहते हैं ये पुराना आशिक था उनका, जब वो 18, 19, 20 साल की थी तब उनका उसके साथ एक रिलेशनशिप था, एक अफेयर था। पुराना आशिक, पहला प्यार, पहला प्यार। अब पहला प्यार भूलता नहीं है। फ्लोरेंटिनो सामने खड़ा है। फ्लोरेंटिनो को कहती है तुम फिर आ गए। अब फिर आ गए बोला है तो ऐसा लग रहा है जैसे रोज घूमता है वहां। पूरे 50 साल बाद, 50 साल बाद फ्लोरेंटिनो आया है। 50 साल से वेट कर रहा था वो फर्मिना का, 50 साल से वेट कर रहा था। ऐसा लग रहा है उसको देख के जैसे वो वेट ही कर रहा था कि कब डॉक्टर उर्बिनो मरे और कब मैं वहां पहुंचूं। लेकिन फर्मिना दरवाजा बंद कर देती है और कहती है जाओ, यहां से चले जाओ, और जब तक मैं ना कहूं दोबारा मत आना। जब तक मैं ना कहूं दोबारा मत आना, यहां से चले जाओ। और ये याद रखना, ये लाइन उसने एक बार पहले भी बोली थी, 50 साल पहले। अब 50 साल पीछे चलेंगे कहानी में, ठीक है। अब ये भी कमाल है, पीछे जाने से पहले 50 साल एक चीज और बताता हूं। फ्लोरेंटिनो को ना मना तो कर फर्मिना ने कि तुम चले जाओ यहां से, लेकिन रात को नींद नहीं आती उन्हें, आती नहीं है। सुबह के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, घंटे भर के लिए नींद आती है। अब उन्होंने सोचा था कि भाई मुझे डॉक्टर उर्बिनो दिखाई देंगे सपने में, क्योंकि डेथ हुई है। अभी बड़ा मॉर्निंग का पीरियड है, मतलब इट्स अ ग्रीफ पीरियड, हर हस्बैंड हैज डाइड, फ्यूनरल से आई है। लेकिन सपने में वो नहीं आते डॉक्टर उर्बिनो, सपने में आता है फ्लोरेंटिनो, जिसको भी भगा के आई है, भगा के आई है, लेकिन सपने में फ्लोरेंटिनो आ रहा है। तो जब घंटे भर में जो उठती हैं, सो के घंटे भर की नींद आती है, टायर्ड होती है, तो खुद ही हैरान होती है कि डॉक्टर उर्बिनो मेरे हस्बैंड नहीं आए, फ्लोरेंटिनो मेरे सपने में आ रहा है। तो कमाल की बात है। अब हम चलेंगे 50 साल पहले। अब हम यहाँ से समझेंगे कि ये पूरी कहानी जो है ये बनी कैसे। फर्मिना और फ्लोरेंटिनो का जो प्यार है 50 साल पहले का, ये कैसे बना, ये मैंने आपको अभी पूरा बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। तो अब कहानी पीछे चलेगी, पूरा पीछे हम देखेंगे कैसे फ्लोरेंटिनो फर्मिना इनका प्यार हुआ, डॉक्टर उर्बिनो के साथ उनके कैसा रिलेशनशिप भी रहा। शादी के बाद, शादी तो फर्मिना की डॉक्टर उर्बिनो से हुई, तो वो भी पूरा रिलेशनशिप इनका कैसा रहा 50 साल तक, अब हम वो समझेंगे। फिर कहानी एंड में दोबारा यहीं आएगी जहाँ से स्टार्ट हुआ है, कि जब वो बुढ़ापे में है, 72 के आसपास की, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम बैक स्टोरी में चल रहे हैं, जब वो 18 साल के आसपास की हैं, ऐसे ही 18-20 साल के फ्लोरेंटिनो हैं, ठीक है। अब फ्लोरेंटिनो का कैरेक्टर समझते हैं। फ्लोरेंटिनो कहते हैं एक पोएट टाइप का आदमी है, लव लेटर लिखने में बड़ा एक्सपर्ट है। इतना एक्सपर्ट है, कितना एक्सपर्ट है, एक बार उनका दोस्त होता है फ्लोरेंटिनो का, बड़ा उदास सा, दुखी सा है, परेशान सा बैठा होता है, तो फ्लोरेंटिनो पहुंच जाते हैं दोस्त से मिलने। कहते क्या हो गया, इतना क्यों दुखी हो रहा है। वो कहता है यार जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो ना, वो बहुत पढ़ती है नॉवेल्स, और नॉवेल्स में उसको वैसे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो अपनी बिलवेड को लव लेटर लिखते हैं, तो उनको बड़ा आइडियलाइज करती है ऐसे कैरेक्टर्स को। तो कहते हैं क्या हो गया, तो वो कहता है यार क्या हो गया क्या नहीं, मेरे को भी लव लेटर लिखने, मैं चाहता हूँ लव लेटर लिखना, पर मैं लिखना नहीं आता, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। बहुत टाइम से किताबें पढ़ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, दुनिया भर के फेमस लव लेटर्स लेके आया मैं, बड़े बड़े पढ़े उसने लव लेटर्स, शेक्सपियर पढ़ रहा है, कभी पाब्लो नेरूदा को पढ़ा, ठीक है, बायरन को पढ़ा, पुष्किन को पढ़ा, सबको पढ़ा, लेकिन नहीं लिख पा रहा। हर आदमी में नहीं होती वो कला। आप सोचे इतनी किताबें पढ़ लें आप लिख लेंगे, वो बाय बर्थ होता है, नहीं लिख पाता। तो अब ये होता है, फ्लोरेंटिनो कहता है दोस्त है तू मेरा, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं लिख दूंगा, तू जा। वो कहता तू लिख देगा, उसने कहा अरे तू जा यार, दोस्त है, दोस्त बैठा दे रहा है, तो टेंशन मत, तू जा। रात भर फ्लोरेंटिनो लिखता है, दीवाना सा होकर लिखता है। सुबह उसको देता है, ये ले भाई जा लव लेटर लेके, और लव लेटर लेके अपनी गर्लफ्रेंड को दे के आता है।
अब गर्लफ्रेंड लव लेटर पढ़ती है, वो तो एकदम दीवानी सी हो जाती है कि यार मेरा तो जो बॉयफ्रेंड है वो तो मतलब हिडन जेम है, छुपा हुआ हीरा है, पता ही नहीं था मुझे उसके टैलेंट के बारे में। बिल्कुल दीवानी हो जाती है। वर्ड्स में बहुत पावर होती है, तो पढ़ती है तो खुश हो जाती है। अब उसे लगता है कि उसको भी लिखना चाहिए, रिप्लाई तो करेगी, लेकिन रिप्लाई करे कैसे, लिखना उसको भी नहीं आता। किताबें उसने बहुत पढ़ी थी, उसने भी नॉवेल्स पढ़ी थी, बट खुद को कहाँ लिखना आता है। अब ये जो फ्लोरेंटिनो है वो उसकी गर्लफ्रेंड को ही जानता है, तो ऐसी गर्लफ्रेंड उदास सी होती है, तो वो कहता है तुम क्यों उदास हो अब? तो वो कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने पहली बार तो ज़िंदगी में बढ़िया काम किया, लव लेटर लिखा है मुझे, पर मुझे लिखना नहीं आता, अब रिप्लाई कैसे करूँ उसको? और इतना बढ़िया लिखा है, और मैं अगर ऐसा लिख दूंगी, कुछ भी लिख दूंगी मैं, तो यार वो जस्टिफाइड नहीं है ना। तो आई शुड ऑल्सो हैव सम लेवल, बढ़िया लेवल होना चाहिए मेरा भी। फ्लोरेंटिनो कहता है क्यों टेंशन ले रही है तू, ठीक, तू भी मेरी फ्रेंड ही है ना, जैसे वो मेरा दोस्त है ऐसे तू भी मेरी फ्रेंड है, तू टेंशन मत ले, तू जा, मैं लिख दूंगा तेरे बिहाफ पे। तो कहती है नहीं यार, तो चीटिंग हो गई, उस बेचारे ने खुद से लिखा इतनी मेहनत करके, और मैं तुमसे लिखवा लूँ। वो कहता है तू टेंशन मत ले यार, उसको थोड़ा मालूम पड़ेगा, कौन बता रहा है उसको तो ही लगेगा तूने लिखा है, तू जा, मैं लिख दूंगा। कहती है ठीक है। अब रात भर बैठा फिर, और फिर लिख देता है लव लेटर। एक तरीके से अपना ही लव लेटर का रिप्लाई कर रहा है, खुद नहीं लिखा था पहले वाला भी। सुबह उसको बोलता है ये लो, अब दे दो अपने बॉयफ्रेंड को। अब बॉयफ्रेंड उसका लव लेटर पढ़ता है, वो कहता है यार कमाल लिखती है तो यार। अब फ्लोरेंटिनो की आप वो देखिए, हैंड राइटिंग भी चेंज कर लेता है वो। नहीं तो आप सोचेंगे हैंड राइटिंग तो पहचान लेता है, नहीं, बॉयफ्रेंड की हैंड राइटिंग में लिखा है और गर्लफ्रेंड की हैंड राइटिंग में लिखा है, और उन्हीं की पर्सनैलिटी के हिसाब से मोल्ड किया है। तो ऐसा वैसा नहीं है, वो पर्सनैलिटी बता रहा हूँ उसकी फ्लोरेंटिनो की, जानदार दमदार आदमी है, लिखा है उसने ऐसे। आप सोचेंगे एक बात, कितनी पावर है फ्लोरेंटिनो में, ये बताता हूँ आपको। उनकी शादी हो जाती है, वो जो लड़का लड़की हैं जिनके लिए लव लेटर लिख रहा था, ये सोच के कि क्या बढ़िया लव लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे के लिए। शादी हो जाती है, प्यार बड़ा है उसमें लव लेटर्स में। इतने टाइम से अफेयर चल रहा है, शादी नहीं हो रही, लेकिन जब लव लेटर लिखा तो शादी हो गई, क्योंकि दम ही इतनी है लव लेटर में। बच्चे भी हो गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ा आज तक कि वो लव लेटर लिखे किसने थे। आप सोचेंगे फ्लोरेंटिनो के लव लेटर में इतनी पावर कहाँ से आ रही है? वो पावर कहाँ से आ रही है? वो पावर आ रही है फर्मिना की वजह से। फर्मिना से वो बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, पागल की तरह, दीवानों की तरह प्यार करता था। तो एक दिन 70 पेज का लव लेटर लिख के बैठा था, 70 पेज का लव लेटर। तो उसकी माँ जो होती है उसको लव लेटर देखती है फ्लोरेंटिनो का, किसके लिए लिखा है? वो कहता है मम्मी वो फर्मिना के लिए लिखा है। उसने बेटा पागल है क्या, 70 पेज का लव लेटर कौन पढ़ेगा? आज के ज़माने में 70 पेज का लव लेटर पढ़ता है क्या? कौन से ज़माने में जी रहा तू? आधे पेज का लिख और मेन पॉइंट लिख दे, जो मेन पॉइंट है, तो समझ में आती है मदर की बात। आधे पेज का लिखता है, आधे पेज का लव लेटर लिखता है, और एंड में मेन पॉइंट लिखता है कि मैं तुम्हारा एटर्नल लवर हूँ, अमर प्रेमी हूँ, और मैं हमेशा लॉयल रहूँगा। ये 2 पॉइंट लिखता है, याद रखिएगा, एटर्नल लवर और लॉयल रहूँगा। साइन कर देता है नीचे, उसको दे के आता है फर्मिना को। पहले तो वो भी लेती नहीं है, मना करती है, तो ऐसे ही चलता रहता है, खिंचाव सा चलता है, मना करती है। लेकिन बहुत टाइम से परस्यू कर रहा था उसको, पार्क में जाके बैठ जाता था, वो रोज वहां से निकलती थी। तो धीरे धीरे समझ में आता है कि कुछ अट्रैक्शन है, धीरे धीरे बिल्ट होता है। वायलिन बजाता रहता है, उसके घर के बाहर खड़ा होकर रात भर वायलिन बजा रहा है, लव लेटर्स लिख रहा है। तो धीरे धीरे फिर उसका वो लव लेटर जो सिंगल पेज का था, 70 पेज वाला नहीं, सिंगल पेज का एक्सेप्ट कर लेती है उसको। फिर धीरे धीरे उसको भी प्यार हो जाता है। तो जब भी उसको लव लेटर्स लिखने होते हैं फ्लोरेंटिनो को, किसी और के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो वो आंख बंद करता है, फर्मिना के बारे में सोचता है, और उसके अंदर सेम वो इमोशंस जाग जाते हैं। इतना ज़्यादा वो उसके मतलब प्यार में डूबा हुआ था। इनफैक्ट जब पहली बार फर्मिना को देखता है तो बताते हैं घर पे आके, घर में जितने भी गमलों में जो फ्लावर्स लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, उनको उखाड़ के खा लेता है, परफ्यूम पी लेता है, क्योंकि जो फर्मिना की जो स्मेल थी उसको रिलीव करना चाहता है। अब आप सोचेंगे कैसे हो रहा है? ये गार्सिया मार्केज का मैजिकल रियलिज्म है। मैजिकल रियलिज्म, ये मैजिक लगता है, होता हो ना रियल में ऐसा कभी, ठीक है, कर भी मत लीजिएगा, सिर्फ ये मैजिकल रियलिज्म है, ठीक। ये समझाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस तरह के मैजिक को, कि ये दिखाने के लिए कि वो जो चीज़ है उसकी इंटेंसिटी क्या है।
उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी क्या है, उसकी तरफ जो लव है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इसको मैजिकल रियलिज्म बोलते हैं कि मैजिक और रियलिज्म का कॉम्बिनेशन किया गया है। समझ में आ गया। अब ये मैंने आपको बताई है पर्सनैलिटी फ्लोरेंटिनो की, कि वो एक पोइट टाइप का आदमी है, नेचुरली लव लेटर लिखता है। उसको जब जॉब मिलती है पोस्ट ऑफिस में, तो ऑफिस में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, तो उसके जो सीनियर होते हैं बोलते हैं कि फ्लोरेंटिनो जरा लिखना है, जरा लेटर ऑफिशियल लिखना है। अब फ्लोरेंटिनो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी ऐसे लिख रहा है कि जैसे लव लेटर हो। अब वो सीनियर आगे कहते हैं ये तुमने क्या लिखा है, लव लेटर लिख रहे हो कि ये काम कर रहे हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख रहे हो। वो कहता है यार मेरे को और कुछ आता ही नहीं। तो कहते हैं आता नहीं तो फिर ये वाली जॉब छोड़ो, कुछ और करो। उसको दूसरी जॉब देते हैं। वहाँ भी वही चीज़ है, जहाँ लिखना पड़ रहा है फिर पोएम निकल रही है, लव लेटर ही निकल रहे हैं। उसने बहुत ट्राई करा कि मैं सीखूँ, किताबें ले आया, सब कुछ लिया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखा जाता है, फॉर्मल चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, पर लिख नहीं पा रहा है। नहीं अंदर से ऐसा आदमी, अंदर से पोइट है, कवि टाइप का आदमी है, तो कैसे लिख देगा। और प्यार में वैसा ही है, दीवानों की तरह प्यार करता है फर्मिना से, लिख ही नहीं पाता, लिखता ही ऐसा, जब भी लिख रहा है तो लव लेटर ही लिख रहा है। तो इस टाइप की तो पर्सनैलिटी है उसकी। अब होता क्या है, फर्मिना के साथ मैंने बोला उसका रिलेशनशिप है, तो लेटर लिखता था फर्मिना को, चलता रहता है ऐसे काफ़ी टाइम तक। लेकिन एक दिन फर्मिना का लव लेटर्स पकड़े जाते हैं, और जो उसके फादर हैं वो बिल्कुल लाइक नहीं करते इस चीज़ को कि ये फ्लोरेंटिनो जैसे आदमी से शादी करने को रेडी हो रही है, क्योंकि उनकी नज़र में फ्लोरेंटिनो बहुत गरीब है। और वो कहते हैं क्या तुम्हें रोटी वोटी खिलाएगा, कुछ करवा सकता है क्या, तुम्हारा ध्यान रख सकता है क्या, ये किससे शादी कर रही हो, ये सब तुम्हारा नादान प्यार है, बचपने वाली बातें कर रही हो, इससे शादी नहीं होगी तुम्हारी। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, इससे शादी नहीं होने दूंगा। बारह मना करते हैं, कंटिन्यूसली पीछे पड़े रहते हैं, इससे शादी नहीं होगी, इससे शादी नहीं होगी। और फर्मिना 12 बोलती है कि आप एक बार मिलकर तो देख लो, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। वो कहते हैं मुझे नहीं मिलना उससे। तो अब क्या होता है, उसके फादर लड़का देख रहे होते हैं फर्मिना के लिए, तो उसको बोलते हैं कि कल एक लड़का आ रहा है, उससे तुम्हें मिलना है, रेडी हो जाना कल टाइम पे। अब फर्मिना डिनर टेबल पे खाना खा रही होती है, वो छुरी होती है अपने गले पे लगा लेती है, और डर जाते हैं फादर उसके। उन्हें लगता है कि भाई लड़की मेरे हाथ से निकल जाएगी। कहता है मुझे बात करनी पड़ेगी फ्लोरेंटिनो से, क्योंकि तो रेडी नहीं हो रही किसी और से शादी करने के लिए। तो अगले दिन जाते हैं फ्लोरेंटिनो के पास, लेकिन जाते टाइम अपनी पिस्टल लगा के जाते हैं, पिस्टल लगा के जाते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं, तो सामने फ्लोरेंटिनो बैठा है, और फ्लोरेंटिनो से कहते हैं कि देखो सुनो, तुम समझदार लगते हो शक्ल से, तो जरा मेरी लड़की को छोड़ दो, और तुम ये सब लैब लेटर रखना बंद करो, और काम दाम पे ध्यान दो, इसका पीछा छोड़ दो। तो वो कहता है फ्लोरेंटिनो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपकी लड़की कह देगी, ये बात फर्मिना कहेगी, तो मैं डेफिनेटली मैं हट जाऊंगा पीछे। बट उसको कहना पड़ेगा, एक बार मेरे मुंह पे कहना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं फादर हूँ ना उसका, मेरी बात भी सुन लो ना। वो कहते नहीं। अब उन्हें गुस्सा आ जाती है, वो मना कर रहा है, वो पिस्टल निकाल लेते हैं अपनी और उसके ऊपर तान देते हैं। वो फिर भी नहीं डरता। वो कहता है, वो क्या बोलता है कि मेरा ये मानना है, उसके पापा से बोल रहा है फर्मिना भी, मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छी डेथ जो दुनिया में है वो प्यार के लिए मरना है। अगर मैं प्यार के अलावा किसी और रीजन के लिए मरूंगा तो मुझे बड़ा गम होगा। और उन्होंने पिस्टल तान रखी है, वो ऐसी वहां भी पोइट्री निकाल रहा है अपनी। तो थूकते हैं उसको, बोलते हैं, गाली वाली देते हैं उसको, कहते हैं कुत्ते का बच्चा। पिस्टल नीचे करके बीच में एक टेबल रखी होती है, टेबल पे लात मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। गुस्से में फर्मिना को पकड़ते हैं घर पे आगे, और उसको ले जाते हैं अपन उसके नानकों में, बहुत दूर शहर से। वो कहते हैं जब शहर से दूर रहेगी, काफ़ी टाइम से मैं शहर से ही बाहर लेके जा रहा हूँ, तो ये अपने आप इसका दिमाग ठिकाने पे आएगा फर्मिना का। थोड़ा टाइम दूर रहेगी ना तो चेंजेस आते हैं, और ये होता भी है। फर्मिना को उसके नानकों में ले जाते हैं, और नानके बड़े अच्छे हैं, पैसे वैसे वाले। तो वहाँ पे उसके अंदर ना एक मैच्योरिटी आ जाती है, करीबन साल 2 साल दूर रहती है, मैच्योरिटी आती है। और जब उसके बाद वापस आती है ना, तो उसके बाद समझ में आती है कि सिर्फ जो उसका अट्रैक्शन है वो एक टेम्पररी अट्रैक्शन है, इन्फेक्चुएशन है उसकी तरफ, फ्लोरेंटिनो की तरफ। उसको ये बात बोल देती है फाइनली कि सुनो मेरी बात, तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ एक क्रश है, एक अट्रैक्शन है, तो तुम हट जाओ, नहीं कर रही मैं तुम्हें शादी। अपने पापा के साथ शादी करती है। उसको ये बात मालूम पड़ती है तो बड़ा दुखी होता है, बहुत घर पे आके पूरी रात रोता रहता है, फिर लव लेटर लिख रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है।
वायलिन बजाता था रात भर, मैंने बोला था उसके घर के आगे खड़ा हो जाता है, वायलिन बजा रहा है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती। खिड़की जो होती है उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर रात को वायलिन बजा रहा है, वो खिड़की नहीं खोलती। अब उसकी वायलिन की आवाज़ सुन के बेचारे कुत्ते जो होते हैं, गली कुत्ते सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कुत्ते भी बेचारे रोने लग जाते हैं, पहचानते थे उसको, कई बार वायलिन बजा चुका था ऐसे। और लेकिन उस टाइम तो वो खुद भी खिड़की खोल के उसकी आवाज़ सुनती थी, खुश होती थी फरमीना। लेकिन आज फरमीना ने खिड़की बंद कर रखी है, तो जो बेचारे कुत्ते हैं वो भी रो रहे हैं सुन सुन के, उसके दुख को सुन के। सुबह तक बजाता रहता है लेकिन खिड़की नहीं खुलती, बेचारा वापस चला जाता है। सुबह उसको फिर मिलती है बाद में फरमीना, उसको बोलती है इधर आओ बात सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँगी अब दोबारा मत आना। अब याद रखिए यही बात 50 साल बाद भी बोली है उसने, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी डॉक्टर रूबिनो की, जब उसके फ्यूनरल पे आया था वो, कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक दोबारा मत आना। अब ये सेम बात वो 50 साल पहले भी उसने ही किया कि उसको भेज दिया वापस फ्लोरेंटिनो को, जाओ जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत आना। तो उसका टाटा बाय बाय हो गई फ्लोरेंटिनो की, और शादी हो जाती है फरमीना की यहाँ पे डॉक्टर उर्बिनो से। क्योंकि डॉक्टर उर्बिनो स्टेबल हैं, डॉक्टर हैं, नाम है उनका, बहुत स्टेबल लाइफ है, पैसा है, प्रैक्टिकल बंदे हैं, लॉजिकल बंदे हैं। लेकिन फ्लोरेंटिनो जो है वो अभी भी प्यार नहीं है, वो वेट कर रहा है। शादी हो जाती है, इस बीच फरमीना की डॉक्टर उर्बिनो से शादी हो जाती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। पर फ्लोरेंटिनो को एक बात समझ में आती है कि मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, मुझे इस लायक बनना पड़ेगा कि मैं फरमीना के सामने जाके खड़ा हो सकूं कि मैं कुछ हूं। वो जानता था कि वो गरीब है, इसलिए उसको रिजेक्शन दी, उसको रिजेक्शन जो मिली है गरीबी की वजह से मिली है। अब यहां पे दिखाया गया है कि टाइम धीरे धीरे जैसे बीतेगा फ्लोरेंटिनो फ्लरिश करेगा। 50 साल का टाइम अब हमें कवर करना है। शादी हो चुकी है उसकी फरमीना की डॉक्टर उर्बिनो से। फ्लोरेंटिनो बिजनेस ज्वाइन कर लेता है अपने चाचा का, धीरे धीरे वो उस बिजनेस में अच्छा होता है। वो बिजनेस शिप्स वगैरह का होता है, पानी वगैरह में बिजनेस करता है, शिप्स वगैरह का। धीरे धीरे उसका नाम होता जाता है, वो ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। धीरे धीरे नाम उसका ही फैलना स्टार्ट होता है। इसी बीच राइटर ने, गार्सिया मार्केज ने हमें लाइव दिखाई है इनकी, क्या नाम है, डॉक्टर उर्बिनो और फरमीना की जो मैरिटल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, ये दिखाई है। अब दिखाया क्या है इसमें कि जब शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन जब 10-12 साल हो जाते हैं, बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं इनके, तो कुछ टाइम बाद बोर्डम आना स्टार्ट हो जाती है लाइफ में इन दोनों के, डॉक्टर उर्बिनो और फरमीना की लाइफ में, मैरिड लाइफ में। सब कुछ हाईली प्रेडिक्टेबल है, बड़ा बोरिंग सी जिंदगी हो जाती है। और इसको ऐसा लगता है फरमीना को कि ये सिर्फ एक पैसे वाली मेड बन के रह गई है, पैसे वाली मेड। और उसकी अपनी सास से नहीं बनती थी, जो डॉक्टर उर्बिनो की मदर थी उनसे बनती नहीं है। और डॉक्टर उर्बिनो की जो मदर है बड़ी डिमांडिंग है, बड़ी अथॉरिटी, मतलब असर्टिव तरीके से बात करती है, ये ऐसा करो, ऐसे करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे कपड़े नहीं पहनने। अच्छा, फरमीना को टोक टाक पसंद नहीं होती, लेकिन जो उनकी मदर है वो टोकाटाकी करती हैं बहुत, ये कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना है। तो यहाँ आपस में क्लैश रहता है सास और फरमीना का। और जो उनकी सिस्टर्स थी वो भी वहीं रहती हैं साथ में, उनकी जो ननंद होती हैं, तो उन सभी एक 36 का आंकड़ा रहता है। तो फरमीना को एक घुटन सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मालूम पड़ती है, डॉक्टर उर्बिनो है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब इनर साइड दिखाई गई है उनकी, तो ये दिखाया गया कि ये अपनी मदर के उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जैसा इनकी मदर डिमांड करती है, इनके मदर का उन पर बहुत इम्पैक्ट है, मदर से ये बहुत डरते भी हैं। जो अगर उनकी मदर ने बोल दिया कि ऐसे होना चाहिए, तो फिर डॉक्टर उर्बिनो वैसा ही करेंगे, वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो वो हाईली जो आइडियोलॉजिकली, मतलब साइकोलॉजिकली अपनी मदर पे डिपेंडेंट है। तो वो एक चीज़ सेंस कर लेती है कि भले ही वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को बहुत स्ट्रांग और वैसा बंदा दिख रहा है, डिटरमाइंड, बट इंटरनली वो एक वीक है, काफ़ी वीक इन सेंस। वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, खुद बिल्कुल भी अपने हिसाब से नहीं चल सकता। वो मदर ने अगर बोल दिया तो भले ही मदर गलत भी होगी तो भी वो स्टैंड नहीं ले पाएगा मदर के अगेंस्ट। तो ये चीज़ क्लियर होती है यहाँ पे। और वो कई बार बोलती भी है कि तुम इतने पैसे वाले हो, तुम लाइफ में सेटल हो, सब कुछ है, फिर भी तुम ऐसी, मतलब कई जगह तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, तुम स्टैंड नहीं लेते। तो वो एक बात बोलता है, डॉक्टर उर्बिनो कहते हैं, मैं पैसे वाला गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। हो सकता है आदमी को बहुत पैसा हो फिर भी गरीब हो। तो ये बात बोलते हैं वो। अब खैर, अब इधर हमें फ्लोरेंटिनो के बारे में एक चीज़ मालूम पड़ती है कि फ्लोरेंटिनो जैसे जैसे लाइफ में आगे जाता है तो उसकी मदर उसको काफ़ी सपोर्ट करती है कई तरीके से, लेकिन उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है, वो अकेला हो जाता है काफ़ी।
फ्लोरेंटिनो। अच्छा, मदर की डेथ के में भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है, जो उसकी मदर है ना, जैसे उसकी एज बढ़ती है उनको मेमोरी के इश्यूज होते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, उनको याददाश्त नहीं रहती उनकी मदर को, फ्लोरेंटिनो की मदर को। तो एक टाइम बाद एक बार फ्लोरेंटिनो से बोलती हैं कि बेटे ज़रा तुझे पता है मैं कौन? तो फ्लोरेंटिनो हैरान होता है, मदर ऐसी बातें क्यों पूछ रही है, क्या मुझे ही भूल गई? कहता आप मेरी मदर हो और कौन हो? तो फिर वो कहती है मैं कौन हूँ, फिर तू कौन है? ऐसी अजीब अजीब सी बातें करती हैं। तू कौन है? वो कहता मैं आपका बेटा हूँ। वो कहती नहीं नहीं, तू बेटा तो है पर मैं तेरी मदर नहीं हूँ, मैं तो एक कहानी पढ़ रखी थी, वो कहानी का एक कैरेक्टर होता है, फीमेल कैरेक्टर, उससे बड़ा वो रेजोनेट करती थी। वो कहती थी मैं तो उस कहानी कैरेक्टर हूँ, मेरा नाम तो ये है। मुझे लगा ये क्या बात हुई? तो उसको समझ में आता है कि ये अपनी आइडेंटिटी जो अपनी इनकी आई है उसको भूल चुकी हैं और कहानियों में इतनी खो गई है, कहानियों कैरेक्टर्स अपने आपको रेजोनेट कर रही हैं। तो सबको ही बोलती थी, अपना असली नाम नहीं बोलती, वो कहती हैं और वो कहानी कैरेक्टर में तो वो हूँ। तो धीरे धीरे फ्लोरेंटिनो की बात समझ में आती है। वो करता है जो कमरे में वो रहती है ना, उस कमरे का बिल्कुल रूम वैसा ही बना देता है जैसे कहानी में उस फीमेल कैरेक्टर का रूम होता है। तो उससे उनकी जो मदर है वो थोड़ा रिलैक्स रहती है, खुश रहती है, लगता है हाँ मैं वही हूँ। तो मतलब एटलीस्ट जो उनकी लास्ट के स्टेजेस हैं, लास्ट की जो उनकी लाइफ के स्टेजेस हैं, तो खुश होकर उनकी डेथ होती है कि हाँ मैं वही हूँ। अदरवाइज वो बड़ा परेशान रहती थी, बहुत दुखी होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उससे कभी कभी हमें ये मालूम पड़ता है कि कभी कभी ट्रुथ से ज़्यादा काम ब्यूटीफुलाइज कर देता है। ठीक है, अब फ्लोरेंटिनो पे आते हैं। फ्लोरेंटिनो के बारे में दिखाया गया है कि फ्लोरेंटिनो जो 50 साल का टाइम पीरियड है, इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है। अब ये ध्यान रखिए, उसने लेटर में क्या लिखा था फर्मिना को कि मैं हमेशा लॉयल रहूँगा, लेकिन यहाँ पे वो लॉयल रहता नहीं है। बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहा है, मल्टीपल वुमेन के साथ। अब लेकिन वो फर्मिना को वो चीज़ दिखाना नहीं चाहता था, उसको हमेशा डर लगता था इंटरनली कि यार इसको ना पता चल जाए फर्मिना के सामने जो मेरी इमेज है वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। क्योंकि अभी भी ऐसा दिखाया गया, उन 50 साल में कई बार उसने फ्लोरेंटिनो के बारे में सोचा, बहुत बार सोचा, क्योंकि डॉक्टर उर्बिनो के साथ स्टेबिलिटी थी, पैसा था, नाम शोहरत सब कुछ है, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है। बट फ्लोरेंटिनो एक पोएट है, आप ये बात याद रखिए। लॉजिक अपनी जगह है, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है, समाज में स्टेबिलिटी सब कुछ है, बट पोएट ही होता है। वो जादूगर था, वो जैसे इमोशंस प्रोवोक कर सकता था फर्मिना के अंदर, जो इमोशंस उठा सकता था, एक तूफान उठा सकता था, वो डॉक्टर उर्बिनो नहीं उठा पाते थे। तो बहुत बार दिखाया गया है कि फर्मिना फ्लोरेंटिनो को बहुत मिस कर रही है, क्योंकि जो उसके लव लेटर्स हैं, जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसकी राइमिंग है, जो उसके लिरिक्स हैं, वो इतने दीवाना कर देते थे फर्मिना को। तो फर्मिना की लाइफ में वो चीज़ चली जाती है। अब बिल्कुल लाइफ बहुत कोल्ड सी है, और ये बोलते भी हैं कि एक बार अगर पोइट से आपको प्यार हो जाए, या कोई पोइट या कोई राइटर आपके अगर प्यार में है, तो वो आपको अमर कर देगा, इमॉर्टल कर देगा। वर्ड्स में बहुत पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आती है। अब यहाँ जो फ्लोरेंटिनो वो कहता है कि मेरे को तो लॉयल रहना था, और लॉयल वो रहता नहीं है, कहानी में ऐसा मालूम पड़ता है। और वो फर्मिना के सामने अपनी एक इमेज बना के चलता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा ही दीवाना हूँ मैं, दुनियादार की तरह हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से उसने उसको फर्मिना को यकीन दिलाया था, लेकिन ऐसा रहता नहीं है वो। मैंने बोला मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है, उसको डर लगता है, उसको पता नहीं चल जाए फर्मिना को लेकर इतना डरा रहता है। एक दिन क्या होता है, उसके घर के सामने से रात का टाइम होता है, वो घोड़ा गाड़ी पे जा रहा होता है, घोड़ा गाड़ी पलट जाती है, वो गिर जाता है। और रहता बड़ा बन ठन के, हमेशा कोट वोट, भले ही गरीब फैमिली से था, लेकिन जब 50 साल के टाइम में तो बहुत पैसा कमा लेता है। तो रहता शुरू से ही वो बन ठन के, टाई वाई पहन के, सूट वूट सब पहन के, बढ़िया से, मतलब एकदम टचनी रहता है, अच्छे से रहता है, हैट वैट सी पहनी हुई है, बाल वाल उसके उड़ जाते हैं, एंड तक आते आते एजिंग होती है तो बाल उड़ जाते हैं, लेकिन रहता अच्छे से बन के। तो उस दिन घोड़ा गाड़ी गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कीचड़ लग जाता है, बारिश का टाइम था, कीचड़ लग जाता है, रात का टाइम है। अब फर्मिना के घर के बिल्कुल सामने ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो उसको पता है घबराहट किस चीज़ की है। इस चीज़ की घबराहट नहीं है कि घोड़ा गाड़ी खराब हो गई, बारिश है, कपड़े, वो तबीयत खराब हो जाएगी, या मेरी हड्डी टूट गई, मेरी कुछ में चोट लग गई, नहीं, कीचड़ लग गया है मेरे कपड़ों पे, कपड़ों की दिक्कत नहीं है, लेकिन कीचड़ लग गया है और फर्मिना के घर के बाहर हूँ, और फर्मिना अगर मुझे देख लिया इस हालत में तो क्या सोचेगी बताओ, कीचड़ में आया है। इमेज कॉन्शियस बहुत है फर्मिना को लेके, कि फर्मिना के दिमाग में हमेशा मैं ऐसा रहूं जैसे एक राजा होता है, प्रिंस होता है,
उसका मैं प्रिंस चार्मिंग बना रहा हूँ, तो कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए, फर्मिना के सामने कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। चांस वाली बात होती है, फर्मिना की नौकरानी देख लेती है, उसको बुलाती है कि आप, बारिश बहुत तेज है, बिजली कड़क रही है, तो आप थोड़ा सा देर के लिए बालकनी में खड़े हो जाओ। तो वहाँ भी कांपता रहता है, वो कहता है इससे अच्छा आज मैं मर जाऊँ, फर्मिना मुझे ऐसा ना देख ले। तो आप ये देखिए, फर्मिना को देखिए बहुत इमेज कॉन्शियस है। व्हेन ही इज इन रिलेशनशिप विद मल्टीपल वुमेन, तो वहाँ भी उसको ये टेंशन है कि फर्मिना को ना मालूम पड़ जाए। यहाँ भी ये टेंशन है, कपड़े गंदे हो गए, फर्मिना को ना मालूम पड़ जाए। तो कहानी उसकी फर्मिना के राउंड ही घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ मालूम पड़ती है, डॉक्टर ओरबिनो के साथ जो रिलेशनशिप है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 40 साल के आसपास निकल जाते हैं शादी को, तो मैंने बोला था बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, ठीक है। एक बड़ी कोल्ड सी लाइफ हो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि वो यूरोप जाते थे, जब भी ऐसा लगता है कि बोरिंग हो रही है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो यूरोप जाके चीज़ों को सॉल्व करते थे, वहाँ रहते थे, फिर वापस आ जाते थे। वो कभी भी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करते थे कि भाई हमारे बीच में नहीं बन रही है तो तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करके उसकी बात समझी जाए, सजेशंस लिए जाए, नहीं, उन्होंने नहीं, ये तरीका नहीं। हम यूरोप जाएंगे, अपना थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा साथ रहेंगे, तो चीज़ों को हम कामली रिलैक्स तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इस लाइफ से दूर होंगे जो हम जी रहे हैं। तो बार बार यूरोप जाते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती है, फिर वापस आते हैं। जब भी ऐसा होता है फिर यूरोप जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखा है कि फर्मिना बहुत ही खुश है, डॉक्टर ओरबिनो के साथ बहुत खुश है, उनके लिए परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन फिर कई बार ऐसा देखा है बिल्कुल डिप्रेस हो गई है। तो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं मैरिड लाइफ में इनकी। ऐसे दिखाया है कि कभी कभी उनके लिए परफेक्ट मैन है डॉक्टर ओरबिनो, फिर लेकिन कभी कभी बिल्कुल डिप है। वो सोचती है कि क्या है मेरी लाइफ, फर्मिना ऐसा सोचती है। लेकिन एक चीज़ है, डॉक्टर ओरबिनो दिखाया गया है कहानी में कि वो उसके लिए बहुत लॉयल रहते हैं, लेकिन एक बार एक चेंज आता है कहानी में। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, जैसे अराउंड 60% मैंने कहानी ख़त्म करी है, तो जब 60% के आसपास पहुँच रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है कि जो ये फर्मिना है उसकी ना स्मेल बहुत तेज़ है, मतलब जिसकी नोज़ है ना, नाक की स्मेल, ये बहुत तेज़ है। तो वो नाक की स्मेल से बहुत कुछ पता कर लेती है। वो जैसे उसको आदत थी कि जब भी वो कपड़े पहनती थी या डॉक्टर ओरबिनो को कपड़े देती थी, वो कपड़े सूंघती थी हमेशा, ऐसे करके सूंघेगी, उसको सूंघने की आदत थी। तो एक बार ना डॉक्टर ओरबिनो को कपड़े सूंघती है और उसको ऐसा लगता है ये कपड़े में स्मेल जो उनकी आ रही है किसी और की आ रही है, ये डॉक्टर ओरबिनो के कपड़ों में किसी और लेडी की स्मेल भी आ रही है। उसकी नाक बहुत तेज़ है। अब ये भी मैजिकल रियलिज्म है, इतनी तेज़ तो नाक नहीं होती, लेकिन वो मैजिकल रियलिज्म डाला गार्सिया मार्केज ने। उसको शक होता है कहीं इनकी लाइफ में कोई और बंदी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो अब वो इसके राउंड देखेगी कौन है वो बंदी, कौन है वो बंदी, क्योंकि उनको लगता है इनको टाइम तो मिलता नहीं है, ये पूरे दिन तो हॉस्पिटल में रहते हैं, काम करते हैं, बिजी रहते हैं, तो है कौन बंदी, कौन है जिससे कुछ इनका चक्का चल रहा है। तो अब कहानी में एक मिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि क्या डॉक्टर ओरबिनो की लाइफ में भी कोई और था। ठीक है, अब आगे ये भी है कि क्या होगा, क्या हुआ इन सेंस, जैसे हमें पता है कि डॉक्टर ओरबिनो की डेथ हो जाती है, तो क्या अब फर्मिना ने तो उसको भेज दिया वापस फ्लोरेंटिनो को कि तुम जाओ जब तक मैं ना कहूँ, तो क्या एक्सेप्ट करेगी फ्लोरेंटिनो को बाद में, और क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उस रिलेशनशिप को जब वो 72 की हस्बैंड की डेथ हुई है और वो 75-76 का फ्लोरेंटिनो है, तो क्या होगा, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, ठीक है, तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे।